लास्ट लेसन के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन तो पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा कि क्या वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करके हमने क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम किया है। स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनसे आप शॉर्ट के भी आंसर्स निकाल सकते हैं, बट प्लीज फोकस कीजिएगा जो आपने वर्डिंग्स उसमें यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस ऑब्जर्व एज ही पास द टाउन हॉल। टाउन हॉल से जब पास किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, एंड व्हाई डिड द साइट ट्रबल हिम, और वहां पे वो चीजें देख के उसको क्यों ट्रबल हुआ, परेशानी क्यों हुई। So France observed a huge crowd in front of the bulletin board as he passed the town hall. This sight troubled him because, अब यहाँ से है, because जितनी भी bad news होती थी, कोई बैटल फील्ड की या कुछ भी, वो तब वो फ्रेंच लोगों तक उसी बुलेटिन बोर्ड से पहुंचती थी। सो वहां पे ही सारी बैड न्यूज या कुछ भी जो लोगों को कम्युनिकेट करना होता था सिंस पास्ट 2 इयर्स, तो वो उसी बुलेटिन बोर्ड से हो रहा था, राइट। इसलिए उसको ये चीज प्रॉब्लम कर रही थी कि आज वहां भीड़ क्यों है। वॉट वॉज द इम्प्लीकेशन ऑफ द ब्लैक स्मिथ रिमार्क। ब्लैक स्मिथ का जो रिमार्क था उसने क्या बोला था, उसको क्या जो रिमार्क था उससे क्यों उसे प्रॉब्लम हुई, उसका क्या इम्प्लीकेशन था, एंड हाउ डिड फ्रांस रिस्पॉन्ड टू दिस रिमार्क। और उसके बदले में फ्रांस ने उसको कैसे अपना जेस्चर दिया, क्या उसका एटीट्यूड था, क्या जवाब था उसका। सो वेक्टर द ब्लैकस्मिथ रिमार्क्ड अपॉन द रिलक्टेंट मैनर इन विच फ्रांस वॉक टुवर्ड स्कूल। जिस तरीके से फ्रांस स्कूल जा रहा था उसके ऊपर उसने कमेंट किया था, he meant to taunt the boy, वो टॉन्ट के लिए था, राइट। Unaware of the notice on the bulletin board, Franz thought that the blacksmith was making fun of him. Blacksmith को था कि वो मजाक कर रहा है, and he responded by quickening his steps. और उसका जवाब क्या था कि वो उसने अपनी और स्पीड बढ़ा ली और वो और स्पीड से मोटे मोटे स्टेप्स लेके अपने स्कूल की तरफ भाग गया। How was M. Himmel dressed differently that day and why? So that day M. Himmel was dressed in his best attire, और वो best attire क्या था, और वो था green coat, frilled shirt, black silk cap, all embroidered, right? और वो ज्यादातर अपने स्पेशल डेज पे जैसे कि इंस्पेक्शन है या प्राइज डेज है उन दिनों में वो पहना करता था, राइट। चलिए, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। He did so because he wanted to devote his best of his last lesson। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी 40 years of service अब खत्म हो रही है और आज उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। Who occupied the back benches in the classroom of the day of the last lesson and why? पीछे सबसे लास्ट बेंचेस पे कौन बैठा था और क्यों बैठे थे। So the villagers occupied the back benches of the class that day as a mark of respect and gratitude for 40 years of meritorious service of their teacher। तो पीछे कौन लोग बैठे थे, जो विलेजर्स बैठे थे, और क्यों, क्योंकि वो उसको उनको रेस्पेक्ट देना चाहते थे, ग्रैटिट्यूड देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स की मेरिटोरियस यानी कि बहुत अच्छी सर्विस दी है एज अ टीचर, और उन्होंने जो लॉयल्टी दिखाई है एंड टू एग्जिबिट लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर मदर टंग, अपनी मदर टंग मदर लैंग्वेज के लिए जो उनकी लॉयल्टी है उसके रिगार्ड में जो ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट शो करना था, इसलिए विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे। दे वांटेड टू अटोन फॉर देयर गिल्ट एट हैविंग मिस्ड स्कूल अर्लियर। और एक उनके अंदर वो गिल्ट भी था कि उन्होंने इससे पहले स्कूल अटेंड नहीं किया और अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब आज जब वो लास्ट लेसन है उनसे उनकी लैंग्वेज छिन जाएगी, तो इसलिए वो गिल्ट में है। Question answer long. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had a key to their prison। मैंने जब इससे पहले वाली वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया है, उस चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी मैंने जहां पे ये लाइंस आई थी वहां पे आपको वार्न किया था कि ये क्वेश्चन आएगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमेंट। सो पॉलिटिकल एंस्लेवमेंट इज अ कर्स फॉर एनी नेशन। यानी कि जब पॉलिटिक्स की वजह से या पॉलिटिकल जो ये बैटल्स होते हैं इनकी वजह से दो नेशंस में लड़ाई होती है, और जब
उसकी वजह से हमें दूसरे नेशन जो है एनस्लेव कर लेते हैं, उससे बुरी हालत कोई भी कंट्री की नहीं हो सकती, बिकॉज अब हम स्लेव्स होते हैं किसी और कंट्री के, ठीक है। इट डिप्राइव्स ऑफ इट्स आइडेंटिटी, उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो चली जाती है, राइट। सो द रूलर्स डिक्टेट देयर ओन टर्म्स, जो नई कंट्री जो दूसरी कंट्री के ऊपर एंस्लेवमेंट करती है तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऊपर रूल करती है, एंड सब्जेक्ट द नेटिव्स टू अ रिस्ट्रेन्ड एंड कन्फाइंड लाइफ विद इन देयर ओन मदरलैंड। और जो लोग हैं वो अपनी मदरलैंड पे रिस्ट्रेन्ड हो जाते हैं, वो उनके ऊपर चैलेंजेस आ जाते हैं कि वो फ्रीडम से अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी सकते हैं। At such times of enslavement, it is the mother tongue which keeps alive their identity and stands as a symbol of national pride. It helps to preserve heritage. So अब ये जो language है उसका क्या रोल है, ये वर्ड्स आप याद कीजिए प्लीज। जो इन इन एनस्लेवमेंट के टाइम्स में जब आपको दूसरी कंट्री ने स्लेव बना लिया है, तभी आपकी ये जो मदर टंग है विच कीप्स अलाइव हमारी आइडेंटिटी को, वो ही हमारी जो मदर टंग है वो जिंदा रखती है, हमारे नेशन की प्राइड का सिंबल है वही हमारी मदर टंग। इट हेल्प्स प्रिजर्व हेरिटेज, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, हमारे कल्चर को, लोगों को यूनाइट करती है अगेंस्ट द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन है? जिन्होंने हमारे ऊपर जो राज करने आए हैं, राइट। तो उनके खिलाफ हमें खड़े होने में यूनाइट करती है। It binds them together, becomes a common source of hope and thus becomes the key to the present. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ही है जो हम सबको एक साथ लेकर आती है, और इसीलिए उस बंदिश से, एनस्लेवमेंट के प्रिजन से निकलने की जो चाबी है, वो चाबी क्या है? हमारी अपनी मदर टंग है। M. Hamill, the French teacher, therefore appealed his countrymen to safeguard their language. और इसीलिए एम हेमिल ने अपील की अपने लोगों से कि अपनी लैंग्वेज को बचा के रखो, वैसी वो इतनी ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। He knew that language had the immense ability to nurture पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारी लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। He believed that if people would hold on to it, they would be able to pass on the spirit of freedom to their coming generations. अगर हमारी लैंग्वेज जिंदा रहती है तो ही हम पास कर पाएंगे फ्रीडम अपनी दूसरी जनरेशंस को, राइट। देन द वॉर ऑफ लिबरेशन वुड कंटिन्यू एंड वन डे दे वुड बी फ्री। तो इसी लैंग्वेज की वजह से ये जो वॉर ऑफ फ्रीडम है वो कंटिन्यू रहेगा, और एक दिन हम जरूर आजाद होंगे, राइट। चलिए, the story last lesson is all about linguistic chauvinism. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में है सब कुछ। So linguistic chauvinism is a negative trait which grows out of excessive pride. बहुत ज्यादा प्राइड की वजह से ये एक ट्रेट आ जाता है। It nurtures the tendency to display superiority by ridiculing others. अपने अंदर एक सुपीरियोरिटी लाना दूसरे को नीचा करके, right? So acquisition of political power makes people resort to methods like linguistic chauvinism to assert themselves. अपने आप को जिंदा रखना, बचाए रखने के लिए हम ये प्राइड लेते हैं और दूसरे को नीचे दिखा के अपनी लैंग्वेज को, अपने कंट्री को हम ऊपर दिखाते हैं, right? The story, the last lesson, is an apt example of linguistic chauvinism and its damaging effects. Occupation of French territory during 1870-71 war had made the Persians so arrogant that they barred the learning of French. तो पर्शियन सोल्जर्स को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था उस वॉर में कि उन्होंने भी कह दिया था कि अब वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, एंड इम्पोज जर्मन लैंग्वेज इन देयर इन्वेडेड एरियाज। जहां पे भी उन्होंने इन्वेड किया था, ठीक है, यानी कि अपना रूल करना शुरू कर दिया था, वहां पे उन्होंने ये ऑर्डर्स पास कर दिए थे, राइट। It was an attempt to dominate even the minds and hearts of the people whom they defeated. ये एक तरीका था वहां के लोगों पे और वहां पे अपनी चीजों पे हुकूमत जमाने का, ठीक है। On the other hand, the identity of the French was under the threat. अब एक तरीके से देखा जाए तो फ्रेंच खत्म होने वाली थी, फ्रेंच लोगों का जो आइडेंटिटी था वो स्टेक पे था।
They try to salvage their position by utilizing every minute of the last lesson. और अपने आप को बचाने का यही तरीका था कि जो एक एक मिनट भी है उसको हम बचा के अपनी लैंग्वेज की तरफ डिवोट करें. The teacher attempted to pass on the linguistic legacy to his students and they sincerely accepted every bit of it. तो आज जब लास्ट लेसन था तो टीचर ने भी अपनी पूरी जान लगा दी कि वो किस तरीके से एक एक मिनट यूटिलाइज करके अपनी जो लैंग्वेज की लेगेसी है वो अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सके. और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करा उस लैंग्वेज की लेगेसी को. A teacher should be a friend, a philosopher, and a guide for his pupils, अपने students के लिए. So do you think M. Himmel fits into this image as a teacher? तो बेसिकली यहाँ पे एम हेमिल का कैरेक्टर स्केच पूछा जा रहा है बट इन डिफरेंट टर्म्स. सो आपको परेशान नहीं होना है, उसका कैरेक्टर स्केच है ये, राइट. सो एम हेमिल इमर्जेस एज एन एपिटोम ऑफ अ आइडियल टीचर. जैसे एक आइडियल टीचर होना चाहिए वैसे in the story last lesson he is introduced. आप नेगेटिव मत लिखिएगा प्लीज. so he is introduced by the narrator as a ruler wielding conventional teacher who is strict and cranky. तो एक ऐसा टीचर दिखाया है जो स्ट्रिक्ट है, क्रैंकी है, रूलर विल्डिंग कन्वेंशनल यानी कि वो रूलर रखते थे, बजाते थे. तो उस टाइप का टीचर उन्होंने दिखाया है रीडर राइटर ने शुरू में. Now one feels that he is insensitive to the feelings of his students. एक बार लगता है कि वो insensitive हो रहे हैं अपने students की तरफ. However, as the story progresses, he is seen like a true facilitator. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो क्या बन जाते हैं, एक ट्रू फैसिलिटेटर, एक गाइड, अ फिलोसोफर अपने स्टूडेंट्स के लिए, राइट. एंड द utmost sincerity and patience, और बहुत ज्यादा sincerity और patience के साथ he exhibits while delivering the last lesson earns him everyone's respect. और सबका वो दिल और रिस्पेक्ट जीत लेते हैं जिस पेशेंस के साथ उन्होंने अपना लास्ट लेसन डिलीवर किया था. आई हैव मार्क फ्यू ऑफ द पॉइंट्स. ये पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, आप इनको नोट डाउन कर लो यहाँ से, यही उसका कैरेक्टर स्केच बनाएगा. अभी आगे और भी है आपका आंसर, right. So he advises the innocent villagers to pay more attention to learn their mother tongue. He urges his students to shake off the procrastination कि कल कर लेंगे वो हटा दीजिए और अपनी लैंग्वेज को बचा के रखो क्योंकि वो ही है जो एक असली की टू प्रिजन है. Being deeply patriotic, वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक भी थे. He is choked in emotion and fails to utter goodbye. वो goodbye भी नहीं बोल पा रहे थे और सिर्फ उन्होंने बोर्ड पे इसलिए क्या लिख दिया था, We will live France on the blackboard, यानी कि long live France. And M. Himmel is thus shaped up as an ideal teacher, true guide, philosopher, and a patriot to the core. राइट. सो ये कितनी सुंदर लाइन है, ये लास्ट में जरूर लिखना है, राइट. चलिए ये कैरेक्टर स्केच में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. ये भी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ दिस फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ फ्रांस सिग्नल्स द आयरनी ऑफ लाइफ. इसमें फ्रांस के ने आयरनी ऑफ लाइफ दिखाया है कि men have a strong desire for power. इंसान को बहुत ज्यादा पावर का लगता है कि हमें पावर कितनी ज्यादा जरूरी है एंड अनफॉर्चुनेटली दे यूज इट मर्सीलेसली व्हेन दे अचीव इट. और वो उसको बड़ी ही बेदर्दी से पावर को यूज करते हैं. तो उसी बेदर्दी को यूज किया है उसने यहाँ पे कि अब इतनी तुमने बेदर्दी दिखा दी कि हम फ्रेंच हैं लेकिन उसके बाद भी हमें जर्मन पढ़नी पड़ रही है. अब तुम उसी मर्सीलेसनेस को देखते हुए क्या अब इनकी लैंग्वेज भी छीन लोगे, यानी कि पिजन्स की लैंग्वेज भी छीन लोगे, इनको भी जर्मन में कू कराओगे क्या? So they believe in absolute enslavement and thus want to acquire not only the lands but also master the souls of the people overpowered by them. तो सिर्फ उनकी लैंग्वेज ही नहीं, उनकी आत्मा, उनका सब कुछ आप फ्रेंच में बना देना चाहते हैं, आप वो सॉरी जर्मन में बना देना चाहते हैं, उनसे उनकी जो मदर टंग है वो सब छीन लेना चाहते हैं. France is awakened to this quaint aspect of human behavior as he wonders if such an ambition can be actually realized. क्या ये इनको सच में रियलाइज हो पाएगा कि क्या कर रहे हैं ये, हम फ्रेंच हैं और हमसे हमारी आइडेंटिटी को छीना जा रहा है.
The Persians passed orders compelling the study of German language because they believed it to be the best in the world. They wanted to rob the French of their true identity. उनका उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी थी वो उनसे छीन लेना चाहते थे by stopping the study of French language, कि उनसे फ्रेंच ना पढ़ा के. Now when Franz hears the cooing of pigeons, he wonders if this spontaneous sound could also be stopped. जब उसने पिजन की साउंड सुनी तो उसको यही लगा हमारी आवाज तो दबा दी, अब इनकी आवाज भी दबा दोगे क्या. So France considers the arrogance of Persians as a wasted effort that cannot be enslaved inherent nature of beings. चलिए, हाउ डिड द प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीजों को आगे की तरफ छोड़ते जाना इन लर्निंग फ्रेंच कॉस्ट द फ्रेंच पीपल डियरली, एंड हाउ कैन द वॉइस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बी ओवरकम. सो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो सबने इसमें बोला था कि हम कल कर लेंगे और वो कल नहीं आता, उसके बाद वो कल खत्म हो जाता है और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सीज हो जाती हैं, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन. So procrastination is the tendency to keep postponing things. It is a voice that can destroy anything. कुछ भी वो चीज बर्बाद कर सकती है, आपका करियर, कल्चर, फ्रीडम एंड पावर ऑफ द नेशन. And this is what happened to the French during the French-Persian War in 1870-71. यही हुआ वहां पे. France loved it to spend his time outside doors seeking pleasure rather than paying attention to his studies. Especially अपनी जो मदर टंग है वो पढ़ने में तो उसको कभी मजा नहीं आया, राइट बल्कि उसको हमेशा बाहर जाके घूमना फिरना ये पसंद था. सो एल्डर्स इन द विलेज टू, उन लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी इग्नोर करके कि एजुकेशन ले हो या क्योंकि वो ही हमारा ट्रेजर है, ये सब नहीं किया उन्होंने. ये जो कैजुअल अप्रोच थी ना वहां के लोगों की, यही उनको भारी पड़ गई, उसी की उनको कॉस्ट देनी पड़ी कि आज उन लोगों के पास उनकी फ्रीडम छिन गई है. राइट नहीं है कि उनके पास कि वो अपनी मदर टंग को लर्न कर सके या यूज कर सके. दे हैड दे नॉट सरेंडर टू द वॉइस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी उन्होंने अगर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया होता आज ये सब उनके साथ नहीं होता. उन्हें अपनी लैंग्वेज के छिनने का डर नहीं होता, उसका दुख नहीं होता. दे वुड नॉट हैव बीन एज स्ट्रक एज दे वर टुडे, राइट. सो प्रोक्रेस्टिनेट को स्टॉप कर दीजिए. इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ कैचिंग टाइम. समय को पकड़ना सीखो, उसकी कद्र करना सीखो. बी ऑन टाइम, टाइम के साथ आगे प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दीजिए. एंड सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और ये जो अपॉर्चुनिटीज का लॉस है उसको फिर हमें और उसके ऊपर परेशान नहीं होना पड़ेगा, राइट. ब्यूटीफुल मैसेज भी दिया जा रहा है इसमें हम सबको, क्योंकि हम सबको ये आदत होती है टाइम की वैल्यू ना करने की, तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल मैसेज भी चल रहा है इसमें. नाउ डू यू रिलेट टू फ्रांस एंड हिज हैबिट ऑफ इवेडिंग स्कूल वर्क. ठीक है, डू यू फाइंड हिज सिंसियरिटी टुवर्ड्स द एंड टू बी ऑथेंटिक. क्या आपको लग रहा है कि उसकी जो सिंसियरिटी थी वो ऑथेंटिक थी. चलिए, फ्रांस हैज बीन डिपिक्टेड बाय द राइटर एज अ टिपिकल, कैसे बताया, एक जो हम सब टिपिकल बच्चे होते हैं उसकी तरह दिखाया है. वो इज डिफिकल्ट टू बी टेम, जिसको पालना पोलना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है. डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन तो उसकी स्कूल लाइफ में कुछ है ही नहीं. उसके लिए क्या है, वो एक वाइब्रेंट बॉय है लाइक फ्रांस, जैसे हम सब हैं, राइट. तो ये एक बेसिक नेचर है ह्यूमन का. और इसीलिए सिमिलरली यंग चिल्ड्रन आर फुल ऑफ एनर्जी एंड पैसिव स्कूल वर्क इज डिसलाइक बाय देम. और ये जो डेली का स्कूल का काम है ये उन्हें नहीं पसंद आता है. दे आर अट्रैक्टेड मोर बाय आउटडोर एक्टिविटीज, उन्हें बाहर की एक्टिविटीज ज्यादा पसंद है. एंड हेंस वी डू नॉट रिलेट टू फ्रांस हैबिट ऑफ इवेडिंग स्कूल वर्क. और इसीलिए हमें ये जो फ्रांस का तरीका है इवेड स्कूल से भाग भाग के बाहर जाना, ये डिसलाइक है, ये नहीं पसंद है. However, उसकी जो सिंसियरिटी है वो डाउट नहीं की जा सकती. द सेंस ऑफ पेन दैट ही एक्सपीरियंसेस एट द थॉट ऑफ लूजिंग हिज टीचर, जो उसका वो टीचर को छोड़ने का जो दर्द था कि अब टीचर मैं नहीं मिल पाऊंगा एम हेमिल से कभी,
एंड हिज मदर टंग इज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक। और अपनी जो मदर टंग है वो भी नहीं मैं उनसे कभी सीख पाऊंगा उसको, वो सारा जो उसका दर्द है वो बहुत ऑथेंटिक है। ही मे हैव बीन कैजुअल टुवर्ड्स हिज स्टडीज, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कैजुअल है अपनी स्टडीज को लेके, उसका मतलब ये नहीं है दैट ही फेल्ड टू अप्रिशिएट इट्स वर्थ, right? So when Franz awakens to his duty towards learning, he is a reformed boy जिसने हमें इंस्पायर किया है, right? His enthusiasm as he goes through the process of acknowledging his own potential and his spontaneity makes him dear to us, so we find our reflection in him. So हमें जो उसके अंदर वो enthusiasm है और वो सब हमें बहुत पसंद आया है और इसलिए हम उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? सो ये हम सब जब हम बच्चे होते हैं स्कूल लाइफ में हम सब की यही कहानी है, दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन ट्रेट, राइट? ये क्वेश्चन आंसर्स उनके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उसमें यूज किए, वो याद कर लो और जल्दी से तैयार कर लो ये चैप्टर, राइट? थैंक यू।